नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्याग्रह और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। देश प्रदेश की खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के होने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती आज खुद सामने आई और नगर निगम चुनाव की वोटिंग को लेकर एक मांग की और आरक्षण सूची पर सवाल भी खड़े कर दिए। मायावती ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरक्षण सूची बनाने में सरकार ने नियमों की अनदेखी की। चुनाव में लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। हालांकि मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे तरीके से नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के चुनाव को भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। मायावती ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए भाजपा की पसमानदा सम्मेलनों को ढोंग करार दिया है। पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया शिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है। तो निकाय चुनाव में आरक्षण और ईवीएम पर मायावती के सवालों से सूबे की सियासत गर्मा गई है और विरोधियों ने मायावती पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा ब्रिगेड ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मायावती के बयान को चुनावी हार का डर बताया है। हर चुनाव की हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं। भाजपा का दावा है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो रहे हैं। इस बार भी विरोधियों का सूपड़ा साफ होगा। मायावती जी को शायद इस बात का अंदाजा है बहुजन समाज पार्टी को भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी पहले से हार के ठीकरे को ईवीएम पर डालने की कोशिश कर रही है। यूपी में चुनावी घमासान के बीच मायावती के सवालों से सियासी तूफान आ चुका है। हालांकि कांग्रेस ने मायावती पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। पता नहीं ऐसा कौन सा उन्हें सरकार ने लाभ दिया है कि मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को एक तरफ रख करके सरकार की वकालत करती नजर आती हैं, सरकार को सुझाव देती नजर आती हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ मायावती को आड़े हाथ लिया, जबकि भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है और आरक्षण के मुद्दे पर कई आरोप लगाए हैं। जो खामी है, अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है वो 21% है। उस 21% आरक्षण को आपने 14% पे लाके खड़ा कर दिया। इधर माफिया अतीक अहमद को बहुजन समाज पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। इस पूरे मामले में अब तक शाइस्ता के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और साफ कहा है कि उनकी पार्टी यूपी नगर निकाय चुनाव में अतीक अहमद या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। हालांकि शाइस्ता को पार्टी की सदस्यता खत्म करने की बात पर मायावती ने साफ किया है कि जो भी तथ्य आगे आएंगे उस आधार पर फैसला किया जाएगा। 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस खोज रही है। प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार वालों ने मायावती के फैसले पर संतोष जताया है और बसपा के इस फैसले का स्वागत किया है। जो सदस्य आपसे टिकट मांग रहे हैं उन्हें आप उनको टिकट तो दीजिएगा ही नहीं और दूसरा उनको अपने जो है दायित्व से उनको खत्म कर दीजिए। इससे पहले अतीक अहमद के परिवार से पैसों के लेन देन के चलते बसपा के कुछ नेताओं के जांच के दायरे में आने की खबरें भी सामने आई है। अतीक अहमद की पुश्तैनी घर से बरामद हुए रजिस्टर में पैसों के लेन देन का जिक्र है। खबर है कि बसपा के कोऑर्डिनेटर ने पार्टी फंड में पैसा जमा कराने के अलावा खुद अपने लिए भी पैसे लिए थे। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने बसपा के कुछ पदाधिकारियों को तकरीबन 15 लाख रुपए दिए थे। पुलिस जानने की कोशिश में है कि आखिर शाइस्ता परवीन ने शूट आउट केस से पहले आखिरकार पैसे क्यों दिए थे। यूपी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने जबरदस्त तैयारी की है। सभी 17 नगर निगम सीटों पर कब्जा करने के लिए चुनावी मैदान में फौज को उतार दिया है। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों के लिए नए सिरे से प्रभारी घोषित किए हैं। सभी 17 नगर निगम में जीत के लिए 80 से ज्यादा दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें 17 मंत्रियों समेत 30 चुनावी प्रभारी हैं। 17 महानगर प्रभारी, 18 महानगर अध्यक्ष और 17 चुनाव संयोजक हैं। माना जा रहा है कि 12 अप्रैल तक भाजपा सभी सीटों पर नाम फाइनल कर लेगी और 4 दिनों के अंदर नामों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि लखनऊ मेयर टिकट पर राजनाथ सिंह लगाएंगे अंतिम मोहर। लखनऊ के पार्षदों की टिकट में डॉक्टर दिनेश शर्मा की भूमिका अहम। गोरखपुर में मेयर टिकट पर सीएम योगी अंतिम फैसला लेंगे। वाराणसी में मेयर टिकट पर अंतिम मोहर दिल्ली हाईकमान की। मुरादाबाद में मेयर टिकट पर अंतिम मोहर भूपेंद्र चौधरी की लगेगी। पैनल बनाते हैं, पैनल बनाने के बाद जनप्रतिनिधियों का परामर्श लेते हैं और जनप्रतिनिधियों का परामर्श के बाद प्रदेश का जो नेतृत्व होता है वो अंतिम निर्णय लेता है। जो पैनल जाता है वो बड़ी पारदर्शी
और बड़ी निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। यूपी में 17 मेयर पदों के लिए रस्साकसी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव में नामांकन के लिए बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में जल्द भाजपा नामों का ऐलान करने के लिए जोर शोर से मंथन में जुटी है। चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में मजार का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है और इस बीच अवैध मजारों को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर से सख्त अल्टीमेटम दिया है। लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री की सख्ती को चुनाव से जोड़ते हुए करारा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा तुष्टीकरण कर रही है। हमको सारे धर्म स्थल, चाहे वो हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों के, सबको लेके बात करनी चाहिए। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है। कांग्रेस ने अवैध मजारों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं को धार्मिक मुद्दे पर ना बोलने की हिदायत दी गई है, लेकिन सरकार भी इस मसले पर सख्त रुख अपना रही है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण, वन विभाग की भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध निर्माण बढ़ा है। वन विभाग ने अवैध मजारों की लिस्ट बनाई है। कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में कई अवैध मजारे और कब्रिस्तान, लगातार अवैध कब्जा हटाने में जुटा है वन विभाग। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है। सरकार की सख्ती से अतिक्रमण करने वालों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं रामनगर में बनी मजार को देखरेख करने वाले अशरफ अली कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। भाजपा ने सभी नगर निगम में कमल खिलाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। 80 से ज्यादा दिग्गजों की फौज को मिशन में लगाया है और सभी 17 सीटों पर नए सिरे से चुनाव प्रभारी बनाए गए। गाजियाबाद नगर निगम के लिए राज्य मंत्री असीम अरुण को जिम्मेदारी मिली है। वहीं मेरठ नगर निगम का जिम्मा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को मिला है। उधर सहारनपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल को मिली है। वहीं मुरादाबाद में झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को दी गई है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में परचम लहराने का जिम्मा राज्य मंत्री संदीप सिंह और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी को मिला है। उधर आगरा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और पूर्व विधायक सुरेश तिवारी को दी गई है। फिरोजाबाद में फतेह के लिए राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और एमएलसी गोपाल अंजान को चुना गया है। अलीगढ़ में महाविजय के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की जोड़ी को जिम्मा मिला है। वहीं शाहजहांपुर का जिम्मा राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के कंधों पर है। बरेली की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई को मिली है। कानपुर में कमाल करने के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी को चुना गया है। झांसी में झंडा बुलंद करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और पूर्व मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को चुना गया है। वहीं लखनऊ में परचम लहराने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को चुना गया है। अयोध्या के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी, प्रयागराज के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव को जिम्मा दिया गया है। वाराणसी का जिम्मा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को दिया गया है। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद परचम लहराएंगे। वहीं यूपी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव चलने वाली है। सूत्रों की माने तो भाजपा अपने मेयरों में 80% टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। कई जगह आरक्षण की वजह से प्रत्याशी बदला जा सकता है, तो ज्यादातर जगहों पर मौजूदा मेयरों का रिपोर्ट कार्ड परेशानी बन सकता है। एबीपी गंगा को सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का टिकट बच सकता है। वहीं बरेली के मेयर उमेश गौतम पर भी पार्टी फिर से भरोसा बरकरार रख सकती है। उधर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल को भी पार्टी रिपीट कर सकती है, जबकि 11 मौजूदा मेयरों का टिकट कट सकता है, जिनमें संयुक्ता भाटिया लखनऊ, मृदुला जायसवाल बनारस, प्रमिला पांडे कानपुर, ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या, नवीन जैन आगरा, आशा शर्मा गाजियाबाद, सीताराम जायसवाल गोरखपुर, राम तीरथ सिंगल झांसी, नूतन राठौर फिरोजाबाद, मुकेश आर्य मथुरा, संजीव वालिया सहारनपुर। कई मौजूदा मेयरों का टिकट कटने के पीछे आरक्षण सूची में बदलाव भी बड़ी वजह है, तो कुछ मेयर अपने काम की वजह से रेस में पीछे रह सकते हैं। हालांकि अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि भाजपा की कोशिश सभी 17 नगर निगम में परचम लहराकर 2024 चुनाव के लिए महाविजय संदेश देने की होगी। ऐसे में 4 और 11 मई को मतदान से पहले भाजपा ने जमीन पर मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में जल्द से जल्द निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करना भाजपा की पहली प्राथमिकता है। लेकिन भाजपा में प्रत्याशियों के चयन की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जिसको पूरा करने के बाद भी पार्टी की तरफ से जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाई जाती है। यूपी में 17 मेयर पदों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए पार्टी ने 17 नगर निगमों में मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, जिसमें संगठन का भी एक सदस्य प्रभारी होता है। प्रत्याशी चुनने के लिए कमेटी गठित होती है। इसमें महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, एमएलसी, सांसद, जिले के महामंत्री, प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है ना? बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है,
उसकी बात सीधे ऊपर तक जाती है और नीचे से बूथ अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष तक इन सारी चीजों को संजोते हैं। ये कमेटी 3 नामों का पैनल बनाती है जिसे प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाता है। उम्मीदवारों के नाम पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेयर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वाराणसी में 4 मई को पहले चरण में निकाय चुनाव होंगे जिसमें सबकी नजरें वाराणसी मेयर पद पर होगी, लेकिन उसके पहले सभी दलों को मेयर उम्मीदवारों का चयन करना है। विद्यासागर नायर ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, तो वही कांग्रेस से छात्र राजनीति से जुड़े अनिल श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो 3 चेहरों का नाम वाराणसी से गया है, जिसमें जो प्रमुख दावेदारी की जा रही है वो पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी की है। लेकिन बड़ी मुश्किल सपा के सामने है, जहां मेयर पद के एक नहीं बल्कि 2 दावेदार हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय धूपचंडी और पूर्व महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह। हालांकि अपनी अपनी दावेदारी पर दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा मौजूदा मेयर मृदुला जायसवाल को दोबारा मौका नहीं दे रही है। ऐसे में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय मेयर पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। संगठन का हम लोग आदमी है, संगठन जो निर्देश करेगा उसके अनुसार करेंगे। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से पार्टी के पुराने भरोसेमंद अनिल श्रीवास्तव को टिकट देने का मन बनाया है, लेकिन खुद अनिल श्रीवास्तव का चुनाव लड़ने को लेकर कुछ और कहना है। अगर पार्टी डिसाइड कर लेगी तो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में लड़ना ही पड़ेगा। इधर यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद एक बार फिर से प्रयागराज की मेयर सीट के लिए माथापच्ची तेज हो गई। अनारक्षित सीट होने की वजह से संगम नगरी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मेयर की सीट ओबीसी के खाते में जाने के बाद टिकट के दावेदारों ने लखनऊ और दिल्ली दरबार की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते सर्वाधिक दावेदार भाजपा के पास है। प्रयागराज में भाजपा के 4 संभावित उम्मीदवार हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदी जो निर्वतमान मेयर है और हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसके साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल, बैकवर्ड फेस अवधेश चंद्र गुप्ता और ब्राह्मण चेहरा राकेश शुक्ल के नाम इस लिस्ट में शामिल है। ओबीसी आरक्षण की घोषणा होने के बाद से ही कुछ लोगों ने लखनऊ में डेरा जमा लिया, तो कुछ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे, कई बार के पार्षद नंदलाल निषाद, सोशल एक्टिविस्ट प्रतिमा श्रीवास्तव सबसे आगे चल रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम महापौर सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल के वोट कटवा साबित हो सकते हैं। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। तो यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की कार्रवाई पूर्वांचल की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर आए थे। उनके साथ पूर्वांचल के कद्दावर नेता राजकिशोर और उनके भाई बृजकिशोर सिंह भी नजर आए, जिसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने दोनों भाइयों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा। हो सकता है हमसे उनके पार्टी को कोई नुकसान हो रहा हो सकता है हमारे रहने से उनके पार्टी के लोगों को कोई परहेज हो या उनको परहेज हो। उन्होंने निकाला, वो अपने विभाग से निकाले, हमें उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना है, न उनके बारे में कुछ कहना है, क्योंकि जो नाव डूबती है तो अपने आप जानते हैं, उस पर बैठने वाले लोग अपने कूदने लगते हैं। दरअसल बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अयोध्या में एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में काफी करीब से जुड़े थे। आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह को यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता है। बस्ती समेत पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। 3 बार यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम किया। माना जा रहा है कि अब राजकिशोर और बृजकिशोर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कार्यकर्ताओं का लिया जाएगा मन, अगर कार्यकर्ता जहाँ कहेंगे आ जाएंगे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे रिंकू सिंह अपने 5 छक्कों के चलते छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर गली नुक्कड़ तक हर तरफ बस रिंकू सिंह के चर्चे हैं। तमाम लोग रिंकू को बधाई दे रहे हैं। अब उनके परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिंकू के पिता जो पहले उन्हें क्रिकेट खेलने से मना करते थे, अब क्रिकेट मैदान पर छक्कों की झड़ी लगाने के बाद उन्होंने रिंकू से नई डिमांड की है। मुझे तो बहुत, मेरा सीना एकदम चौड़ा हो गया गर्व से का। आगे कहाँ देखना चाहते हैं आप उनके लिए? मैं तो इंडिया के लिए देखना चाहूँगा, अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा है और इंडिया के लिए भी अच्छा करेगा। अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह ने अपने जीवन में बेहद कठिन समय देखा है। पिता को घर घर सिलेंडर पहुंचाते तो बड़े भाई को ऑटो चलाकर गुजारा करते देखा है।
और तो और खुद रिंकू भी बल्ला घुमाने से पहले झाड़ू पोछा लगा चुके हैं। मैं ही लेके गया था उसके लिए, उसे काम पर, उस जगह पर, कोचिंग सेंटर में। वहाँ पर उसने मना कर दी काम के लिए, क्यों, मुझे तो मैच ही खेलना है। रिंकू पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया और अपने परिवार की तकदीर बदल दी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जमीन से उठ के आसमान में आ गए हैं। एक सपने ऐसा लगता है। महज 24 साल में रिंकू सिंह की कामयाबी बताती है कि अगर आपके इरादे पक्के हों और हौसले बुलंद हो तो आसमान में भी सुराख किया जा सकता है। जिस उम्र में बच्चों को सोचने समझने की भी समझ नहीं होती है, उस उम्र में चित्रकूट के एक मासूम बच्चे के पास हर सवाल का जवाब है। यही वजह है कि लोग 4 साल की इस मासूम की तुलना गूगल से करते हैं, क्योंकि 4 साल की स्वर्णिमा के पास देश विदेश के नक्शों की समझ से लेकर सामान्य ज्ञान की भरपूर जानकारी है। यहाँ तक कि देश के राज्य जिलों के बारे में बारीकी से समझ भी है। इस मासूम के दिमाग का इलाके में हर कोई लोहा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। खास बात यह है कि अभी तक स्वर्णिमा स्कूल भी नहीं जाती, बल्कि इन सबके पीछे सिर्फ पिता की मेहनत है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन देश किधर सीमा, नदियां कहां से हैं, बहुत सारी जानकारियां। और राजधानियां तो 195 देशों का विद करेंसी सहित बता देती है कि वहां की करेंसी भी क्या है। क्या बनना चाहते हो आप पढ़ लिख के आगे? IAS। ये बच्ची अभी लिखना पढ़ना भी नहीं जानती, लेकिन तेज तरार दिमाग की बदौलत हर सवाल का बेबाक से जवाब देती है। इधर देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और फिर से वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,880 केस मिले हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई है। इतना ही नहीं, डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो हर 100 टेस्ट में करीब 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है। देश भर के सभी अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और डिस्पेंसरियों में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश भर में सरकारी और निजी अस्पतालों में 2 दिन 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल की निगरानी करने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने और हॉटस्पॉट की पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1200 के पार चली गई। सोमवार तक राज्य में एक्टिव केसेस 1282 हो गए हैं और 24 घंटे में 176 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन 60 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। देश में हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में अलग अलग तरीकों से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।